वेलकम टू द स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। चले आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास से ही हम लोग क्या कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स ले रहे थे, है ना। और आज भी कुछ टाइप्स के न्यूमेरिकल लेने हैं जो ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन नीट और जेई में पूछे जाते हैं, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है two free point charges plus 4e and plus e are at a distance of a apart. Where should a third charge q be placed between them so that the entire system is in equilibrium? Okay, क्या है? कुछ भी नहीं है, हाँ? तो अगर आपको मालूम है, तीन चीजें मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको क्या मालूम है, कूलम्ब्स लॉ मालूम है, चार्ज का बिहेवियर मालूम है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मालूम है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, किसी भी चीज को। बहरहाल ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? ये हमारा ए दिया हुआ है। ओके, मान लीजिए कि समवेयर एट एनी, सपोज ये ओ पॉइंट पे आपने क्या किया, क्यू चार्ज को प्लेस किया, है ना। एक चार्ज क्यू है, उसको आपने क्या किया, वो चार्ज पॉइंट प्लेस किया। मान लीजिए कि ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है, सपोज एक्स डिस्टेंस पे, तो ये टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, a माइनस एक्स, राइट। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि उस पॉइंट पे हमारा जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो, समझे? ओके, और ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से ये बताएंगे कि सर कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये प्लस 4e है और ये q है, बिहेवियर पॉजिटिव है, तो इस चार्ज की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा? इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, यानी मान लीजिए F1। और इस चार्ज की वजह से किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, मान लीजिए ये फोर्स है हमारा F2। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो, यानी F1 इक्वल टू व्हाट, F2 के। अगर ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों, तो नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे? जीरो। ये तब होगा जब ये दोनों क्या होगा, हमारा इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, यानी एट इक्विलिब्रियम, यानी F1 और F2 क्या होगा, F1 इज इक्वल टू व्हाट, F2 के। F1 आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, क्या है हमारा K Q इंटू प्लस 4e है, K 4e इंटू Q बाई एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू K क्या है हमारा E है इंटू Q बाई A माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, दोनों तरफ से हम E और Q ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा हमारा 4 बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, यानी अगर हम इसको इस तरह से ले लें, इसको अगर हम ऊपर ले लेते हैं कैलकुलेशन में आसानी के लिए, तो ये कितना हो जाएगा A माइनस एक्स द होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/4, 1/4। अब आइए यहां पे हम ले लेते हैं, ठीक है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A माइनस एक्स बाई एक्स द होल स्क्वायर which is equal to 1/2 the whole square. Now this implies a minus x by x is equal to क्या हो जाएगा हमारा 1/2, दोनों तरफ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी a by x minus 1 is equal to 1/2. This implies a by x is equal to क्या हो जाएगा 1/2 plus 1, यानी ये हो जाएगा कितना हमारा a by x, दिस इज इक्वल टू, ये इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। नाउ दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a/3। और आपने ये जो x डिस्टेंस है वो कहां से माना था, हमारा 4e से, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा 2a/3 फ्रॉम 4e। चलिए इसको नोट कर लीजिए,
या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम दूसरे क्वेश्चन पे जल्दी से पहुंचे। ओके, नोट कीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम एंड चार्ज 10-7 कूलम stay in limiting equilibrium on a horizontal table with separation of 10 centimeter between them. Find the value of coefficient of friction. देखा, यानी जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या होता है, 1 2 3 4 कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया जाता है ना। अब आप कहेंगे कि सर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे हैं और आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिया, जाहिर सी बात है हर जगह एप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे क्या करा, कुछ नहीं है। अगर वो गांव का बच्चा जो है बड़ा इंटेलिजेंट होता है माय डियर स्टूडेंट, अगर उसको तो हमने पढ़ा दिया है फिजिक्स, है ना, उसको तीनों चीज पढ़ाया हुआ है, उससे जब हम पूछेंगे तो फटफट बता देगा। देखिए क्या बताता है वो, बोला कि सर कोई बात नहीं है, टेबल है ना, और चूंकि ये फ्रिक्शनलेस टेबल नहीं है यानी फ्रिक्शनल टेबल है तभी इस पे फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, हमने कहा चलो अच्छी बात है। और ये अगर ये 2 चार्ज है, हमने कहा हाँ ये 2 चार्ज है, दोनों का मास दिया हुआ है, हमने कहा वेरी गुड, मास तो दिया हुआ है, ये बात सही है। बोला कि सर जब दोनों का मास दिया हुआ है तो ऑब्वियसली चार्ज भी दिया हुआ है, दोनों पे सेम चार्ज है। मैंने कहा हाँ ठीक है, सपोज मान लीजिए इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है और इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है। बोला कि सर इतना तो ठीक है। बहरहाल उसने कहा कि सर जैसी बात है, अगर चार्ज है तो इसमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना। चार्ज है तो क्या लगेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, इक्विलिब्रियम में है। ओके, हमने कहा चलो अच्छी बात है, यहां तक तो ठीक है। और कहा कि सर इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी दिया हुआ है, मान लीजिए इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है सर। उसने कहा कि सर इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन मान लीजिए सर एक्स है, एक्स दिया हुआ है सर। तो सर कुछ नहीं, सब कुछ तो दिया हुआ है और आपने सब कुछ बता रखा है सर। तो बोला कि सर आपने 11th में पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन लगेगा, ये मान लीजिए इस तरफ स्टैंड कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फ्रिक्शन जस्ट इसके अपोजिट लगेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, इसको बैलेंस कर देगा। यानी एट इक्विलिब्रियम, देखिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, वो गांव का जो देहाती बच्चा है, गांव का जो बच्चा वही बता रहा है, समझ में आती बात। बोला कि सर ऐसा कर दीजिए, मैं कहा चलो भाई ऐसा मैं कर देता हूं। लो भाई मैंने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर दिया। बोला कि सर हो तो गया। अब एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर होता है। हमने कहा हाँ ये बात सही है। तो सर यहाँ पे देखिए ये वेट मास एम है तो वेट क्या ऐड करेगा, एम जी, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा एन, आर से डिनोट कर दीजिए तो आर, एन से डिनोट करेंगे तो एन हो जाएगा। ये इसको बैलेंस कर रहा है इसके वेट को। हमने कहा वाह वेरी गुड। तो ये और इलेक्ट्रिक फोर्स सर आपका एफ है तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। हमने कहा वेरी गुड। और ये आर जो है नॉर्मल रिएक्शन, इसको बैलेंस कर रहा है। 11th में हम लोगों ने सर पढ़ा था, हमने कहा चलो अच्छी बात है। ये आर बैलेंसेस द वेट म्यू एम जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं सर, यहाँ से म्यू निकल जाएगा। हमने कहा अरे वाह क्या बात है भाई, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना, इनटू ये एम जी नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 1/m इंटू जी, म्यू आपका निकल जाएगा सर। हमने कहा वेरी गुड। चलो तो बोलेंगे सर कुछ नहीं, अब वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10 टू द पावर 9, 9 × 10 टू द पावर 9। क्यों 10 टू द माइनस 7 कूलम है। हमने कहा हाँ 10 टू द पावर -7 कूलम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बोले ठीक है सर ये हो गया। अब बचा नीचे x हमारा दिया हुआ है, x इज इक्वल टू कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.1 मीटर हो जाएगा। और ये चार्ज आपका दिया हुआ है 10-7 कूलम, है ना, डिस्टेंस भी मालूम है, सब कुछ पुट कर दीजिए। और सर मास भी दिया हुआ है, मास जो दिया हुआ है आपका मास m इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 ग्राम, यानी 5 × 10 टू द पावर -3 kg में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे पुट करेंगे क्या 0.1 द होल स्क्वायर मास
आपका 5 इंटू 10⁻³ है, ये भी हो गया। और जी जो है आपका क्या होता है 9.8, ये भी हो गया सर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कीजिए। तो मेरा ख्याल है बच्चों, कैलकुलेट करने के बाद क्या रिजल्ट आया हो गया, होप आपने निकाल लिया होगा। कौन सा रिजल्ट है हमारा 0.28, दिस इज द ऑप्शन। ओके फाइन, चलिए इसको नोट कर लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। राइट, ओके ओके बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहे कि फाइंड द चार्ज ऑन स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m एज शोन इन फिगर। यानी ये जो स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास m है ना, इस पे जो चार्ज निकालना है ना, और इस पे चार्ज जो है फाइंड करना है। ओके, मान लीजिए इस पे चार्ज क्या है हमारा q है, इस पे भी चार्ज क्या है हमारा q है सपोज। ठीक वही बात हो गई। अगर हम फिर उस गांव के बच्चे से अगर हम पूछेंगे, बोले सर कितनी बार आप पूछ रहे हैं, तो बोले सर आप सब कुछ पढ़ा चुके हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन, सब जब जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सर कुछ भी नहीं है, आप पूछिए हम बता देते हैं। हम क्या चलो ठीक है बताओ भाई, है ना। तो उसने कहा कोई बात नहीं सर, देखिए ये इंसुलेटेड स्ट्रिंग है, कोई बात नहीं स्ट्रिंग है, तो चलिए सर ये दोनों अगर मान लीजिए चार्ज इस पे क्यू है जिसको हमको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द चार्ज क्यू। कह रहा है कि सर एक तो अगर यहाँ पे अगर हम ले लें और ये इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। हमने कहा हाँ बात सही है। यहाँ पे वेट लगेगा, है ना, हमने कहा हाँ बात तो सही है। तो कह रहा है कि सर अगर ये बैलेंस होगा ये दोनों चीजें तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। हमने कहा हाँ बात सही है। सर आपने पढ़ाया था, इसको जरा मिटा देते हैं हम, है ना। सर आपने पढ़ाया था, यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा क्यू कर देते हैं, इधर ऊपर ही लिख देते हैं क्यू। हाँ सर आपने पढ़ाया था कि अगर टेंशन है तो इसके अंदर एक फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, टेंशनल फोर्स। हमने कहा वेरी गुड, टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्ट्रिंग। ये भी फोर्स है हमारा, जो कि 11वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, उस बच्चे ने जो बताया। तो अब आइए, कह रहे सर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। एनी वेक्टर इन प्लेन ब्रेक्स इन टू कंपोनेंट, इधर क्या हो जाएगा हमारा टी कॉस थीटा, जिधर एंगल होता है उधर क्या बनता है कॉस का कंपोनेंट, और दूसरी तरफ जो बनता है वो साइन का कंपोनेंट। वाह वेरी गुड। तो कह रहा है कि सर ये जो फोर्स है ये वेट को बैलेंस कर देगा। हमने कहा ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या करेगा, इसके इस फोर्स को बैलेंस कर देगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हमने कहा वेरी गुड, अरे वाह तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो गया भाई। तो बोला कि सर आप ही की सोबत का असर है। खैर आइए देख लेते हैं क्या उसने कहा कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारा पी साइन थीटा बैलेंस करेगा किसको, फोर्स एफ को, और टी कॉस थीटा ये बैलेंस करेगा किसको, वेट को, mg को। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, यहीं से हमारा रिलेशन आ जाएगा f बाई एम जी के। ये कैंसिल हो जाएगा t, और ये हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू f बाई एम जी, यानी f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एम जी tan थीटा। अब बताइए ये हमारा कितना होता है 1/k q इंटू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। यानी मान लीजिए कि ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हमारा x है। और आप जानते हैं कि हम अगर ये दोनों इक्विलैटरल सॉरी आइसोसेल्स ट्रायंगल है और ये दोनों एंगल मालूम है, तो मैंने बताया था कि x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, याद है या नहीं है, अगर नहीं याद है तो यहाँ पे आप हमेशा डायरेक्टली याद रखिएगा ताकि आसानी हो क्वेश्चन बनाने में। तो x इज इक्वल टू जो होता है हमारा 2l साइन थीटा,
एक्चुअली 12 साइन थीटा बाई 2 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एंगल ऑलरेडी जो थीटा है 2 थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2l साइन थीटा की, ये होता है x इज इक्वल टू, अगर यहीं पे अगर पूरा एंगल अगर थीटा होता तो ये हो जाता थीटा 2, ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाता, थीटा बाई 2 होता, ये रिलेशन है हमारा बराबर। नाउ दिस इज इक्वल टू mg tan थीटा, कोई नहीं, अब पुट कर देते हैं हम लोग, है ना, यानी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा mg tan थीटा एक्स स्क्वायर बाई के, एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 12 साइन थीटा, तो यहाँ पे क्यू हटाएंगे तो क्या होगा, रूट आ जाएगा mg tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा बाई के। हो गया बच्चों, और भी आगे करें, अरे वाह आ तो गया, यहाँ सेकेंड, जैसे इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे आप, नाउ दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2 to the 4 mg tan थीटा l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई के। वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन हो गया आपके सामने है, बी ऑप्शन। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन फाइंड इजिली इन 1 or 2 स्टेप, राइट। चलिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, राइट। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना, टू आइडेंटिकल हीलियम बैलून A and B fastened to a weight of mass m by thread floats in equilibrium as shown in figure. Calculate the charge on each balloon assuming that they carry equal charges. ओके, तो मान लीजिए कि इस पे चार्ज जो है हमारा क्या लग रहा है, हमारा Q लग रहा है, दोनों पे चार्ज क्या है, हमारा Q है। फिर वही बात आई, बोला कि सर फिर क्वेश्चन पूछिएगा आप हमसे, हमने कहा हाँ मेरा काम है क्वेश्चन पूछना, तो बोला कि सर कुछ नहीं है, आपको मैंने कहा ना सर कि आप जब सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं तो क्या है, आसान है सर, लाइए सर बताते हैं। हमने कहा चलो बताओ। बोला कि सबसे पहले तो ये वेट है, ये वेट हमारा कितना ऐड करा है m इंटू जी, और ये बैलून जो है जाहिर सी बात है हीलियम बैलून है, ये ऊपर की तरफ एक थर्स्ट लग रहा है, ये दोनों बैलून जो है वो मिल कर करके इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। हमने कहा वाह वेरी गुड, तो चलो अच्छी बात है, ये अगर आर ले रहे हैं ये भी आर, तो ये दोनों आर मिल करके क्या रहा है, इस वेट को बैलेंस कर रहा है। हमने कहा चलो अच्छी बात है, यानी दैट इज इक्वल टू mg, यानी 2r इज इक्वल टू mg, तो r इज इक्वल टू सर हो जाएगा mg बाई 2, जो थ्रस्ट इस पे लग रहा है वो क्या है mg बाई 2 के इक्वल। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आगे बताओ। बोला आगे लीजिए सर, आगे भी बताते हैं। ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर एक फोर्स एक्ट करता है, क्या है T, जिसको हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। हमने कहा वेरी गुड, ये अगर इक्वल चार्ज है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा F। हमने कहा वेरी गुड। बोला कि सर अब यही तो 3 फोर्स लग रहा है इस पे, और इसकी वजह से ये बलून बैलेंस है, जिसकी वजह से ये वेट भी बैलेंस है। हमने कहा हाँ बात तो सही कर रहे हो, चलो आगे कैसे होगा सर, ये चूंकि हमारा प्लेन में है, इट ब्रेक्स इन द 2 कंपोनेंट, इधर सर होगा P cos थीटा। हमने कहा चलो अच्छी बात है, और इस तरफ जो होगा सर क्या होगा T sin थीटा, आपने 11th क्लास में पढ़ाया था, एनी वेक्टर इन प्लेन ब्रेक्स इन 2 कंपोनेंट, जिधर एंगल होता है cos का और दूसरी तरफ क्या बनेगा हमारा साइन का कंपोनेंट, वो तो गया सर। यानी ये जो T cos थीटा है, ये जो फोर्स है इसको ये फोर्स बैलेंस कर देगा, जो थर्स्ट जो है हमारा, और इलेक्ट्रिक फोर्स F जो है इसको ये बैलेंस कर देगा, हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एट इक्विलिब्रियम यानी सारा फोर्स बैलेंस कर रहा है, यानी F इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कौन सा कर रहा है हमारा T साइन थीटा, और X यानी थर्स्ट जो है उसको बैलेंस कौन सा कर रहा है हमारा T cos थीटा। वेरी गुड, इधर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, चलो अच्छी बात है, F बाई आर इज इक्वल टू T साइन थीटा बाई T cos थीटा। आप चाहें तो मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा प्रोसेस पढ़ा रहे हैं आगे तक के, ये और ये कैंसिल, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, हम R की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, चलिए आगे पुट कर देंगे, R tan थीटा
और F इज इक्वल टू आप जानते हैं सर, है ना, क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे r पुट कर रहे हैं, r इज इक्वल टू क्या है mg/2 tan थीटा। अब यहां से क्यू स्क्वायर निकल जाएगा, नाउ दिस इंप्लाइज द क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा, और एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा सीक्वेंस में लिख दिया हमने, इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सारे ऑप्शन में 2 है इसलिए 2 को हम कैंसिल नहीं करेंगे, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, नाउ दिस इंप्लाइज q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा एक्स स्क्वायर बाय 2। कौन सा आ जाएगा ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन। होप आई थिंक वी लर्न द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, हम अपनी गाड़ी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, क्योंकि जो 11th में बच्चे हैं उनको स्कूल्स में भी यानी थियोरेटिकल पोर्शन से भी चीजें आती हैं, जैसे आपको कहा जाए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स को डिफाइन करें। तो आइए आगे हम लोग को भी देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस को लिया, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे, और यकीन मानिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ भी नहीं है आपके सामने, राइट। तो चलिए एक चीज और हम बता दें, चूंकि इसमें ओवरऑल 11th के बच्चे होंगे और नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चे होंगे, तो मुझको 11th के बच्चों का भी जहन में रखना है, ध्यान में रखना है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम चल रहे हैं कि 11th के 12th के साथ साथ नीट और जेई की तैयारी आपकी हो जाए। ओके, तो एक छोटा सा एक टॉपिक है, उसको हम आज देख लेते हैं। एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, कंसेप्चुअल, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बिफोर नोइंग द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बच्चों आपको हम रिमाइंड कराना चाहते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट वेक्टर, यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा 1 होता है। जैसे ये 1 से 2 की तरफ अगर इसका डायरेक्शन है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे R1 2, इस पे कैप देते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को शो करता है। इसका अपना मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा 1 होता है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, ये किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को शो करता है, राइट। यानी R1 2 लेने का मतलब यह हुआ इसका डायरेक्शन जो है 1 से 2 की तरफ है। अंडरस्टैंड, रिकॉल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा बात कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। यानी पहला हम केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट इफ Q1 Q2 यानी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हमारा ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या होगा, ये केस ऑफ रिपल्सन है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव होगा या दोनों ही नेगेटिव होगा, तो ये क्या है हमारा केस ऑफ रिपल्सन। दिस इज द केस ऑफ रिपल्सन। तो अब अगर हम इसमें देखें, जैसे ये एक हमारा चार्ज है Q, ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कि R है, हमारे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा R। तो एक फोर्स हमारा इस तरफ एक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा हमारा रिपेल करेगा, जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सिमिलर अगर चार्ज है तो यही अपोजिट चार्ज होता है तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इस चीज को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखते हैं F1 2, और इसको क्या लिखते हैं F2 1। यानी F1 2 का मतलब ये हो गया कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स, यानी इसको हम लिख देते हैं F1 2। इसका मतलब ये हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, राइट। तो अब इस चीज को कैसे लिखेंगे F1 2, क्योंकि हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है,
तो आप जानते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज, यानी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकला, लेकिन हमको रिप्रेजेंटेशन करना है बच्चों किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, हमारा यूनिट वेक्टर। क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। आइए देखते हैं, यानी इसका डायरेक्शन क्या कर रहा है हमारा, यानी फोर्स जो है हमारा Q2 से F12 का मतलब Q2 से Q1 की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी ये डायरेक्शन है, ऐसे इधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है। क्या लग रहा है, ऐसे, यानी किधर से, 2 से 1 की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो क्या लेते हैं, R21 कैप। देखिए जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पे F12 है तो यहाँ पे क्या हो गया, R21 कैप हो गया। अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड, राइट। अगर हम यहाँ पे F21 की बात करें, F21 बात वही है, F21 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, राइट। यानी F21 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, वही यूनिट वेक्टर लगाएंगे ताकि ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सके, शो कर सके। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये F12 यानी इसका डायरेक्शन किधर हो गया, हमारा यूनिट वेक्टर किधर है, इस तरफ है। यानी यहां पे जो फोर्स लग रहा है 1 से 2 की तरफ, ये F21 फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन लग रहा है, इस डायरेक्शन, यानी क्या हमारा 1 से 2 की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर, R12 कैप। एक चीज आप ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ F12 है तो जस्ट इसका रिवर्स है R21, यहाँ F21 है तो जस्ट इसका रिवर्स क्या है, हमारा R12 है। चलिए इसको नोट कीजिए, राइट। ओके बच्चों, अब हम केस सेकंड लेने जा रहे हैं, है ना। केस सेकंड हमारा क्या है, केस सेकंड कर देते हैं इसको, यहीं से हम ले लेते हैं, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, राइट। तो लेस देन 0 का मतलब क्या, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव हो, यानी अपोजिट चार्ज हो गया, यानी दिस इज द केस ऑफ व्हाट, अट्रैक्शन। ये किस चीज का केस हो गया हमारा, अट्रैक्शन का। ओके, अब देखिए ये अट्रैक्शन का केस हो गया, यानी इसको मिटा देते हैं, है ना, तो सिंपल। यानी क्या होगा हमारा अट्रैक्शन का केस, यानी फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इसमें फोर्स क्या लगेगा हमारा, इस डायरेक्शन में। ये क्या होगा हमारा F12 और ये क्या होगा हमारा F21। ओके क्लियर। तो सेम वैसा ही F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, F12 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको यूनिट वेक्टर लेना है, यानी ये फोर्स किधर लग रहा है हमारा, ये फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, यानी किधर लग रहा है हमारा 1 से 2 की तरफ। किधर लग रहा है बच्चों, 1 से 2 की तरफ। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 कैप। अब आइए F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों फोर्स किधर लग रहा है हमारा, Q2 से Q1 की तरफ लग रहा है, यानी 2 से 1 की तरफ। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या हो गया, R21 कैप। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे F12 है तो यहाँ पे भी क्या है हमारा 12 है, यानी अट्रैक्शन के केस में। यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे भी क्या यूनिट वेक्टर 21 है। तो अट्रैक्शन के केस में सेम और रिपल्सन के केस में क्या होता है हमारा बच्चों, डिफरेंट होता है। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अच्छी बात है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट कर लूं कि जो लोग हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, अच्छी बात है, और मैंने बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं, ऐसे ही पूरे सिलेबस का, होल सिलेबस का वीडियो 1 बाय 1 आपके पास आता रहेगा। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।